नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में सपा, कांग्रेस, बीएसपी जैसी दिग्गज पार्टियों ने तो योगी को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी दी थी। यहां तक कि भीम आर्मी ने भी सीएम योगी को हराने के लिए यूपी में कई उम्मीदवार उतारे थे। खुद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद तो गोरखपुर की सीट से सीएम योगी के खिलाफ ही मैदान में उतर गए थे। लेकिन 10 मार्च के बाद जब चुनावी नतीजे आए तो गोरखपुर की जनता ने उनका क्या हाल किया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जिला गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस बार गोरखपुर से विधायकी का चुनाव लड़ने का मन बनाया और मैदान में उतर भी गए। लेकिन विरोधियों ने भी जैसे उन्हें हराने के लिए पूरी कमर कस ली थी। यही वजह है कि उनके खिलाफ 1-2 नहीं, कुल 12 उम्मीदवारों को उतार दिया गया। इनमें से एक उम्मीदवार भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी थे, जो चुनाव से पहले कहा करते थे कि प्रकृति का नियम है कि कमल कभी फागुन में नहीं खिलता। लेकिन जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे आए तो गोरखपुर की जनता ने भीम आर्मी को बता दिया कि योगी को जिताने के लिए गोरखपुर की जनता प्रकृति के नियम भी बदल देती है। और अगर यकीन नहीं आता तो चलिए आपको गोरखपुर सीट के आंकड़ों को दिखा देते हैं। गोरखपुर ने चंद्रशेखर को सिखाया सबक। बीजेपी उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ को 1,65,499 वोट मिले। सपा उम्मीदवार सुभावती शुक्ला को 61,109 वोट मिले। भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर को 7,640 वोट ही मिले। चंद्रशेखर ने यह चुनाव आजाद समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा। योगी के खिलाफ चुनाव लड़े चंद्रशेखर की जमानत जब्त हो गई। चुनाव से पहले सीएम योगी को हराने का दावा करने वाले चंद्रशेखर आजाद का गोरखपुर की जनता ने वो हाल किया कि उनकी जमानत तक जब्त हो गई। यानी चंद्रशेखर आजाद का भी गोरखपुर में वही हाल हुआ जो हाल कभी 2019 के लोकसभा चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार रहे कन्हैया कुमार का हुआ था। जेएनयू की छात्र राजनीति से देश की राजनीति में उतरे नए वामपंथी नेता कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह को हराने के लिए गए हुए थे और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक उनकी गरीबी की खूब चर्चाएं हुई थी। कुछ न्यूज चैनलों ने तो उनके लिए अघोषित प्रचार भी किया, मगर जब चुनावी नतीजे आए तो गिरिराज सिंह 6,92,000 से भी ज्यादा वोट पाकर चुनाव जीत गए और कन्हैया कुमार को 2,69,000 वोट ही मिल सके। इस हार का असर ये हुआ कि वामपंथी पार्टी से कन्हैया कुमार का मोह भंग हो गया और आज वो कांग्रेस का झंडा उठाए हुए घूम रहे हैं। बहरहाल पहले कन्हैया कुमार और फिर भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद को जिस तरह से सबक सिखाया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही यूपी, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, आज एक और विषय में देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये विषय है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की साजिश। आप मुझे बताइए साथियों, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचार रूपी दिमाग देश में से नष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ऐसे लोगों के प्रति एक भयंकर नफरत का भाव रहता है। देश की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरी भरने की ये प्रवृत्ति कुछ लोगों की पहचान के साथ जुड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक ईमानदार सरकार का वायदा करके चुनाव जीती थी और हमारी ईमानदारी को देखकर 2019 में जनता ने हमें और ज्यादा आशीर्वाद दिया। और देश हमसे अपेक्षा करता है कि मोदी जी आपकी सरकार सिर्फ प्रामाणिक रहे इतना इनफ नहीं है,
आप ही हैं, आप ही की सरकार है जो भ्रष्टाचारियों को सजा कर सकती है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकती है। मुझे बताइए, जनता की इस अपेक्षा को मुझे पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनता की आशा आकांक्षा के लिए सरकार ने जिम्मेवार व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन आज हम देख रहे हैं जो निष्पक्ष संस्थाएं, जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, वे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये लोग और उनका पूरा इकोसिस्टम अब भ्रष्टाचारियों की रक्षा करने के लिए उन संस्थाओं को बदनाम करने के लिए मैदान में आ गए हैं। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं। जांच एजेंसियों को रोकने के लिए ये लोग अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोजते हैं। इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। पहले हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करो, फिर जांच भी नहीं होने दो, और जांच करे तो उस पर दबाव बनाओ। ये इन लोगों की प्रवृत्ति है। और देश के लोगों को एक और बात पर मैं ध्यान देना के लिए आकर्षित करना चाहता हूं। ये लोग किसी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होते ही उसे धर्म का रंग देते हैं, प्रदेश का रंग दे देते हैं, जाति का रंग देने लगते हैं। ये नए तौर तरीके शुरू हुए हैं। किसी माफिया के खिलाफ अदालत कोई फैसला सुना देती है तो भी उसे ये लोग धर्म और जाति से जोड़ देते हैं। ऐसे में भारत के मैं सभी संप्रदायों से आग्रह करता हूं, मैं सभी जाति पे गर्व करने वाले ईमानदार लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, उन सबको सोचना होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों, ऐसे माफियाओं को अपने समाज से, अपने संप्रदाय से, अपनी जाति से दूर करने की हिम्मत करें। इससे समाज भी मजबूत होगा, संप्रदाय भी मजबूत होगा और हर व्यक्ति का भला होगा। और यूपी में हमारी विजय का एक कारण यह भी है कि वहां के लोगों ने कई दशकों से ऐसी राजनीति का बहुत नुकसान सहा है। मैं बनारस का सांसद होने के नाते यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है।